जिला कमिश्नर बनने के बाद सबसे पहले मैंने अपने पुराने दोस्त राजू को तलाश किया, जिसने अपनी मां के कीमती गहने चुराए थे ताकि मैं विश्वविद्यालय की फीस भर सकूं। चोरी करने के अगले ही दिन राजू के पिता ने उसके कान काट दिए और उसे घर से निकाल दिया। मुझे ये नहीं पता था कि राजू अपनी कबाकी की जिंदगी कहाँ बिता रहा था। मैं अपनी इस गलती पर शर्मिंदा था कि मैंने उससे अपने उस वफादार दोस्त को कभी ढूंढा ही नहीं, जिसके एहसान के नीचे मैं दबा हुआ था। लगातार 20 दिन की तलाश के बाद मुझे खबर मिली कि केंद्रीय जेल में एक कैदी है जिसके कान नहीं है, जो पिछले 10 साल से वहां बंद है। मैं नए केंद्रीय जेल की ओर रवाना हुआ, ये सोचते हुए कि शायद राजू वहीं मिलेगा। लड़खड़ाते कदमों के साथ मैं जेल में दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही मेरी नजर कैद खाने पर पड़ी तो मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां तो राजू उस दिन से मेरे लिए सब कुछ कर रहा था जब मुझे यह एहसास तक नहीं था कि असली कुर्बानी क्या होती है। ये मेरा बचपना था। बचपन से जवानी तक उसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। मुझे वो दिन याद है जब हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे और राजू अपना टिफिन मेरे साथ साझा करता था। मैं एक गरीब परिवार से था, जबकि राजू का पिता एक संपन्न व्यवसायी था जो अनाज के व्यापार में था। वो अनाज को जमा करता और उसे बड़े मुनाफे पर बेचता। राजू उनका इकलौता बेटा था, इसलिए वे उस पर खूब खर्च करते थे। राजू को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब राजू ने मेरी वजह से मार खाई थी, वो जानते हुए भी कि चोरी मैंने की थी। दरअसल मैंने एक बच्चे की पेंसिल चुरा ली थी, लेकिन क्योंकि मेरे पास कुछ भी लिखने को नहीं था और मेरी माँ ने उस दिन मुझे 10 रुपए भी नहीं दिए थे कि मैं पेंसिल खरीद सकूं। जब उस बच्चे ने शिक्षक से मेरी शिकायत की कि विहान ने मेरी पेंसिल चुराई है, तो राजू ने झट से वो पेंसिल अपने बैग में रख ली और ये मान लिया कि चोरी उसी ने की थी। उस समय हमारा बचपन था, मैं उस त्याग को समझ ही नहीं पाया था। जब मैं बच्चा था मुझे ये समझ नहीं थी कि राजू मुझसे कितना सच्चा है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे ये महसूस होने लगा कि मेरे अपने माता पिता भी मुझसे उतनी सच्चाई और प्रेम नहीं रखते जितना मेरा दोस्त राजू मुझसे रखता है। एक दिन जब मैं घर आया तो माँ पिताजी से झगड़ा कर रही थी। माँ पिताजी से कह रही थी कि अगर बेटे को पढ़ाना है तो तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। तुम पूरा दिन बाजार में अपने आवारा दोस्तों के साथ होटलों में बैठते हो, उनके साथ जुआ खेलते हो। क्या तुम भूल जाते हो कि विहान अब बड़ा हो चुका है? जबकि पिताजी की माँ को डांट रहे थे कि मेरे मामलों में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आज़ाद हूँ, जो मेरा मन करेगा वही करूँगा, मैं नहीं बदल सकता। तू अच्छी तरह जानती है कि शादी से पहले भी ऐसा ही था, फिर मुझसे शादी क्यों की, इसीलिए मुझे उपदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने 2 दुकानें किराए पर दे रखी हैं। एक दुकान का किराया तुम्हारे हाथ पर रखता हूँ ताकि घर का खर्च चल सके, दूसरी दुकान का किराया मैं खुद अपने पास रखता हूँ। अब अगर तुम्हारे खर्च पूरे नहीं हो रहे हैं तो अपने बेटे की खातिर दूसरों के घरों में काम करो। तुम कोई अमीर तो हो नहीं कि हमेशा घर में बैठी रहो। ये वो बातें थी जो वो मेरी माँ को सुनाता और माँ का दिल जल उठता, लेकिन वो बेचारी क्या कर सकती थी? जितना वो कर सकती थी वो कर रही थी। मुझे अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, पिताजी से बहुत शिकायतें थी। सबसे बड़ी शिकायत तो यही थी कि बचपन से उन्होंने कभी मुझे स्नेह नहीं दिया, कभी मेरे सिर पर प्यार से हाथ नहीं फेरा। ऐसा लगता था जैसे मैं उनका बेटा ही नहीं हूँ। जब मैं राजू के नए कपड़े और अच्छे जूते देखता तो सोचता कि वो कितना खुशकिस्मत है। तब वो मुझसे कहता कि तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मैं बच्चा था, नहीं जानता था कि हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी होती है। एक दिन मेरा दोस्त बहुत उदास था। मैंने कारण पूछा तो उसने कहा, तुम कहते हो कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन बहुत बीमार हैं। मेरे पिताजी उनका सही इलाज नहीं करवा रहे, जबकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आज जब मैं स्कूल आ रहा था, माँ ने मुझे पास बुलाया और समझाया कि हमेशा अपने पिताजी का कहना मानना, कभी उनके खिलाफ मत जाना। हालांकि मेरे पिताजी दूसरी शादी की तैयारी कर रहे थे, वो किसी और महिला से शादी करना चाहते हैं। मैंने खुद अपने कानों से सुना जब वो माँ से कह रहे थे कि अब मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, तुम्हारी बीमारी से मैं परेशान हूँ, अब मेरे पास इतना समय और पैसा नहीं है कि मैं तुम पर खर्च कर सकूँ। बहुत इलाज करा चुका हूँ, अब और नहीं। ये एक सच्चाई थी। वो मेरी माँ से उब चुके थे, जबकि मेरी माँ ने बताया कि पिताजी ने खुद अपनी मर्जी से शादी की थी और माँ को पाने के लिए बहुत कोशिशें की थी। उस दिन माँ बहुत रोई थी। अब वो मोहल्ले की एक ही लड़की से शादी करना चाहते हैं। राजू ने बताया कि वो लड़की इस शर्त पर शादी करेगी कि मेरी माँ इस घर में ना हो। वो एक बीमार औरत के साथ नहीं रहना चाहती। ऐसा लगने लगा कि मेरे पिताजी मेरी माँ की मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। ये बात मैंने गहराई से महसूस की, लेकिन चाह कर भी अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। माँ अब काफ़ी बीमार हो चुकी है, उन्हें चलने फिरने में परेशानी है। उनकी रीढ़ की हड्डी में हमेशा दर्द बना रहता है। डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन करने को कहा था, लेकिन वो ऑपरेशन ठीक से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से और भी मुश्किलें खड़ी हो गईं। मेरी माँ बहुत परेशान रहती हैं, ऊपर से पिताजी का वो व्यवहार जो माँ को और दुख देता है। जब भी वो घर आते हैं तो बस यही कहते हैं, जल्दी उठो, मेरे लिए चाय बनाओ।
ये करो वो करो। मैं जानता हूँ कि माँ कितनी मुश्किल से बिस्तर से उठती है, पिताजी के लिए चाय बनाती है, लेकिन फिर भी यदि थोड़ी देर हो जाए तो पिताजी माँ को डांटते हैं। वे माँ पर हाथ तो नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि अगर उन्होंने माँ पर हाथ उठाया तो शायद माँ उसी वक्त दम तोड़ देगी। लेकिन उनकी जुबान से जो तकलीफ मिलती है वो भी कुछ कम नहीं। ऊपर से मेरी दादी भी माँ के खिलाफ हैं, जबकि दादी माँ से अधिक स्वस्थ हैं। वो चल फिर सकती हैं, लेकिन वो हर समय पिताजी से यही कहती हैं, तुम कौन सी औरत को घर ले आए हो? मुझे तो ऐसी बहू बिल्कुल नहीं चाहिए थी, जो हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहे और कोई काम ना कर सके। तुमने इस पर पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो रही। राजू की ये कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगाया और कहा, दोस्त मुझे माफ कर देना। मैं तो यही समझ रहा था कि तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पिताजी के पास कितना पैसा है, पर पैसे से ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हारी परेशानी तो मुझसे भी ज्यादा है। हम पहले जब छोटे थे तो साथ खेलते थे, एक दूसरे के घर के हालात समझते थे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे कि भगवान हमारी जिंदगी आसान कर दे। इतनी छोटी उम्र में राजू मुझसे बार बार ये कह रहा था, तू ही मेरा सब कुछ है, एक ऐसा दोस्त जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, जिससे मिलकर मुझे खुशी मिलती है। बस तू कभी बदल मत जाना, मेरा साथ मत छोड़ना। और मैं राजू से यही कहता, तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। राजू एक हंसमुख स्वभाव का लड़का था। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आया तो उसकी माँ बिस्तर पर निर्जीव पड़ी हुई थी, बिल्कुल शांत। राजू घबरा गया। उसकी दादी अपने कमरे से हुक्का पीने में व्यस्त थी। राजू ने माँ को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। वो डर गया, दादी के पास गया और बोला, दादी माँ मुझे जवाब नहीं दे रही हैं, वो ठंडी हो चुकी हैं, आप मेरे साथ चलिए, मुझे लगता है माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। दादी ने बेचारी से कहा, तुम जानो और तुम्हारी माँ, मैं तुम दोनों से परेशान हो चुकी हूँ। राजू दादी की इस बेरुखी पर बहुत हैरान था और रोता हुआ घर से बाहर निकल आया। गली में जाकर वो जोर जोर से रोने लगा। एक पड़ोसी ने उसके रोने की वजह पूछी तो राजू ने कहा, मेरे पिताजी घर पर नहीं है, मुझे लगता है कि मेरी माँ का निधन हो गया है और दादी मेरी कोई बात नहीं सुन रही है। पड़ोसी ये सुनते ही अपनी पत्नी को साथ लेकर दौड़ते हुए घर आए। ये देखकर वो दंग रह गए कि माँ का सच में निधन हो चुका था, जबकि दादी ऐसी बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जैसे ही पड़ोसन के रोने की आवाज आई, दादी दौड़कर आई और रोने का दिखावा करने लगी। उन्होंने पिताजी को फोन किया, वो घर पर मौजूद नहीं थे। पिताजी भी घर लौटे और अपनी पत्नी को देखकर रोने का नाटक करने लगे। लेकिन असलियत ये थी कि दिल से वो माँ बेटे दोनों इस हालत से राहत महसूस कर रहे थे। वे मेरी माँ से तंग आ चुके थे। माँ की मृत्यु के बाद राजू की जिंदगी में एक खालीपन आ गया था। वो अब गुमसुम रहने लगा था। ज्यादातर समय मैं उसके साथ बिताता, कभी कभी उसके घर चला जाता, शाम तक उसके घर में रहता, फिर वापस लौट आता। मैं उसे खुश रखने की कोशिश करता था, लेकिन अब राजू का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। अक्सर वो मुझसे यही कहता कि ये स्कूल अब उसका आखिरी साल है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, लेकिन मुझसे भी जुदा नहीं होना चाहता था। मैंने उसे जबरदस्ती पढ़ाई जारी रखने पर मजबूर किया। मैट्रिक तक मैंने उसे अपने साथ पढ़ने के लिए मजबूर किया, क्योंकि मैं जानता था कि वो पढ़ाई में बहुत होनहार है। लेकिन अब उसका मन बुझ चुका था। माँ की मृत्यु के बाद वो एकदम मुरझा गया था। हालांकि वो एक हंसमुख लड़का था जो हर वक्त खुद भी हंसता और मुझे भी खुश रखने की कोशिश करता। मैट्रिक के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन फिर भी वो मुझसे मिलने कॉलेज के दरवाजे पर आ जाता था। ब्रेक के समय मुझसे बातें करता और फिर वापस चला जाता। वो अपने पिता की दुकान पर काम करता था। अपने पिता की अनुपस्थिति में वो ग्राहकों को संभाल रहा था और काम अच्छे से कर रहा था। वो अपने पिता का हाथ बटा रहा था, लेकिन जैसे ही उसके पिता ने दूसरी शादी की, उसका व्यवहार अपने पिता के प्रति बदल गया और उसके पिता भी अब राजू से दूरी बनाने लगे थे। राजू की सौतेली माँ हर वक्त अपने पति के कान भरती और राजू के खिलाफ बातें करती। राजू ने कई बार अपनी सौतेली माँ से कहा, क्या आप मेरी सगी माँ नहीं हैं? फिर भी मैं आपकी इज्जत करता हूँ। लेकिन कई बार मैंने अपने कानों से सुना है कि आप मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़काती हैं। जब सौतेली माँ मालती ने सुना तो रोने का बहाना किया और राजू से कहा, तुम्हारे पिता को आने दो, अब मैं उनसे बात करूंगी और बताऊंगी कि कैसे तुम मुझ पर झूठे आरोप लगाते हो और मुझे परेशान करते हो। राजू का पिता राजू बाहर से घर लौटा। उसने देखा कि उसकी पत्नी मालती रो रही है। उसने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मालती ने कहा, जब से आपने मुझसे शादी की है आपका बेटा मेरा जीना हराम कर चुका है। बहुत सी बातें मैंने आपको नहीं बताई, सब कुछ सहती रही, लेकिन अब मेरी सहन शक्ति की सीमा पार हो गई है। राजीव ने कहा, बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? इस पर मालती ने अपने पति को बताया
कि आपका बेटा कहता है कि मैं चुगलखोर, झूठी और चालाक औरत हूँ। उसने नमक मिर्च लगाकर अपने पति को राजू के खिलाफ भड़काया। ये सुनकर उसके पिता को बहुत गुस्सा आया और कहा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तमीज से रहो और इसे अपनी माँ मानो। राजू हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका पिता भी अब उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। एक बार राजू अपने कमरे में बैठा था, तभी उसकी सौतेली माँ ने अपने पति से बातचीत की और शिकायत करते हुए कहा, जब से मैं इस घर में आई हूँ आपने मुझे कोई कीमती तोहफा नहीं दिया। ये सुनकर राजू मुस्कुरा उठा और बोला, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा किया है। तुम्हारे लिए सोने का गहनों का सेट खरीदा है और वो मेरे पास ही है। ये सुनकर मालती बहुत खुश हो गई और बोली, आपने पहले क्यों नहीं बताया। उसने अपने पति से फरमाइश की कि मुझे सोने का वही हार दिखाइए। राजू ने वो सोने का हार संदूक से निकालकर बाहर रखा। राजू अपने कमरे की खिड़की से सब देख रहा था। ये वही हार था जो उसकी स्वर्गीय माँ अपने साथ लाई थी। मालती ने जैसे ही वो हार देखा, मुस्कुराकर अपने पति की ओर देखा और कहा, मुझे तो ये विमल का हार लग रहा है। उसने कहा, हाँ ये विमल का ही है, उसकी माँ ने उसे दिया था, लेकिन तुम इस हार के ज्यादा हकदार हो। मेरी तो शुरू से यही ख्वाहिश थी कि ये सोने का हार तुम्हारे गले में सजा दिखूं। वो बहुत खुश हुई। पति के शब्द सुनकर राजू का दृश्य अपनी आंखों से देख ना सका। उससे सहन नहीं हुआ, लेकिन उसे इससे भी ज्यादा अफसोस था वो जब राजू ने कहा, विमल अपने साथ एक कीमती चीज लाई थी, उसके पास और कुछ नहीं था। ये वही सोने का प्राचीन हार था जिसे मैं तुम्हारे लिए संभाल कर रखना चाहता था और उसकी मृत्यु का इंतजार कर रहा था। अब राजू को संदेह को यकीन में बदलते हुए कोई कसर नहीं रह गई थी। राजू का बाप वाकई उसकी माँ से परेशान था और उसे छुटकारा पाना चाहता था, तभी तो वो उसका सही इलाज नहीं करा रहा था। मेरा विश्वविद्यालय में दाखिला हो चुका था, मेरठ में मेरा नाम आ गया था, लेकिन फीस की समस्या थी। लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा की जरूरत थी जो मेरे पास बिल्कुल नहीं थे। मैं एक निजी संस्था में ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन उससे जो खर्च आता था वो बहुत कम था। इन हालात में मेरे घर वालों ने मेरी कोई मदद नहीं की, जबकि मेरे पिताजी तो यही चाहते थे कि अगर पढ़ाई का खर्च नहीं उठाया जा सकता तो पढ़ाई छोड़ दो, जबकि उनके पास 2 प्लॉट थे। इसके अलावा 2 दुकानें भी थीं। अगर वो एक प्लॉट बेच देते तो मेरे मास्टर डिग्री की पढ़ाई के लिए पैसे आसानी से मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें मेरी पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं था। वैसे भी उन्होंने मुझसे कह दिया था कि पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, अगर तुम अपने खर्चे पर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने ये परेशानी अपने दोस्त राजू के सामने जाहिर की, बल्कि कहना चाहिए कि मुझे कुछ बताना नहीं पड़ा। मेरा चेहरा सब बयां कर रहा था। एक दिन उसने मुझसे खुद ही पूछा, क्या बात है, तुम 2 दिन से परेशान लग रहे हो। मैंने राजू को बताया कि मेरा दाखिला हो चुका है, मेरठ में मेरा नाम आ गया है, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं हैं। राजू ने कहा, बस इतनी सी बात पर परेशान हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हैरान था। मैंने कहा, क्या कह रहे हो यार, लगभग 1 लाख रुपए फीस है, 30,000 दाखिला फीस और बाकी पहले सेमेस्टर की। राजू ने मुझसे पूछा, फीस जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है। मैंने कहा, अगले महीने की 10 तारीख। उसने कहा, चिंता मत करो, उससे पहले ही पैसे का इंतजाम हो जाएगा। 5 मई का दिन था। वो मेरे पास 1.5 लाख रुपए लेकर आया। मैं राजू से पूछा, ये पैसे कहाँ से लाए हो। वो कहने लगा, ये क्यों पूछ रहे हो, बस तुम्हें पैसे मिल गए हैं। मैंने कहा, जब तक तुम सच नहीं बताओगे मैं पैसे नहीं लूंगा। उसने बताया कि उसने अपनी स्वर्गीय माँ का सोने का लॉकेट बेच दिया है। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया और बोला, तुम्हारे पिताजी बहुत नाराज होंगे, जब उन्हें पता चलेगा तो गुस्से में आ जाएंगे। राजू बोला, नहीं, वो मेरी माँ का लॉकेट था, वो उनकी निजी संपत्ति थी, लेकिन मेरे पिताजी ने वो अपनी दूसरी पत्नी को तोहफे में दिया था। वो लॉकेट तुम्हारे काम आ जाए यही मेरे लिए बड़ी बात है, वरना कल को मेरी सौतेली माँ उसे खुद ही बेच देती। मैं राजू को गले से लगा लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। राजू कहने लगा, ज्यादा भावुक मत हो, एक भाई ने दूसरे भाई की मदद की है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ मालती ने जब संदूक खोला और उसमें से वो सोने का कीमती लॉकेट निकालकर पहनना चाहा तो देखा कि वो लॉकेट वहां था ही नहीं। वो बहुत परेशान हुई। उसने अपने पति को फोन किया और कहा, लॉकेट संदूक में नहीं है। पति ने जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, उस दिन मैंने तुम्हारे सामने लॉकेट रखा था। वो कह रही थी कि मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपनी आंखों से देखिए, लॉकेट यहाँ नहीं है। जब वो घर पहुंचा तो उसने संदूक में देखा और सचमुच उसमें लॉकेट नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला है, आखिर लॉकेट गया तो कहाँ गया। उसे उस वक्त अपने बेटे राजू पर बिल्कुल भी शक नहीं था, लेकिन फिर भी उसने राजू से पूछा, संदूक में जो लॉकेट था तुमने तो नहीं उठाया। राजू ने इनकार किया, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट देखकर वो समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली, जिसमें साबित हुआ कि उसका बेटा राजू कमरे में दाखिल हुआ था। उसने संदूक खोला और माँ का वो लॉकेट लेकर चला गया।
उसे राजू पर बहुत गुस्सा आया। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि राजू ने उससे झूठ क्यों बोला। वो बेसब्री से राजू का इंतजार कर रहा था। जैसे ही बेचारा राजू घर में दाखिल हुआ, उसने राजू को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अचानक उसने राजू पर एक तेज धार वाली छुरी फेंकी, जिसकी वजह से राजू का एक कान कट गया और वो खून से लथपथ हो गया। राजू अपना कान पकड़े फिर घर से बाहर भागा। वो एक रिक्शा में बैठा और कहा, जल्दी से मुझे अस्पताल ले चलो। वो अभी रिक्शा में ही था जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। रिक्शा चालक ने पीछे देखा तो पाया कि अधिक खून बह जाने के कारण वो बेहोशी की हालत में सीट पर पड़ा हुआ था। उसने रिक्शा की रफ्तार बढ़ा दी और किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचा दिया। अपने पिता के गुस्से के कारण अब राजू शर्मिंदा था। उसका एक कान कट चुका था। उसने मुझे फ़ोन किया। उस समय मैं अपनी कक्षा में था। मैं कक्षा छोड़कर अस्पताल भागा। राजू वार्ड में मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसे गले से लगाया। राजू ने मुझे बताया, मेरे पिता ने मुझे मारा। मैंने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे पिता बहुत क्रूर हैं, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते थे। राजू ने कहा, कोई बात नहीं यार, परेशान मत हो। पिताजी का गुस्सा अब उतर गया होगा। थोड़ी देर में वे खुद मुझे देखने अस्पताल आ जाएंगे। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे 2 दिन बीत गए। राजू अस्पताल में था, लेकिन उसके पिता उसे देखने नहीं आए। वे अब भी राजू से नाराज थे। मेरे विश्वविद्यालय में एक लड़की थी जिसका नाम कृतिका था। कृतिका मुझे बहुत पसंद करती थी और सच कहूँ तो मैं भी उसे बहुत पसंद करता था। कृतिका ने मुझसे कहा था, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो अपने माता पिता को जल्दी से मेरे घर भेजो, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग मुझे देखने भी आए थे। मेरा इरादा था कि मैं अपनी माँ को कृतिका के घर भेजूंगा और अपने पिता से भी मिन्नत करूंगा। हालांकि मैं जानता था कि मेरे पिता मेरी शादी से खुश नहीं होंगे और उन्हें ये जानकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने विश्वविद्यालय में किसी लड़की को पसंद किया है और उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी माँ ज़रूर खुश होंगी। लेकिन राजू की वजह से उस दिन मैं अपने पिता से बात नहीं कर सका। अगले दिन कृतिका मुझसे कहने लगी, कल तुम अचानक कक्षा छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैंने कृतिका को बताया कि मेरे दोस्त राजू के साथ एक हादसा हुआ। उसने मुझसे कहा कि अपने स्तर का ध्यान रखो, जरा सोचो, उसकी शक्ल देखो, वो एक आवारा किस्म का व्यक्ति है और तुमने उसे अपना दोस्त बना लिया है। मैंने कृतिका से कहा कि वो मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा ध्यान रखता है। लेकिन कृतिका बार बार यही कह रही थी कि अब तुम उससे बिल्कुल भी दोस्ती नहीं रखोगे। मैं बहुत परेशान था। एक दोराहे पर खड़ा था। एक और कृतिका थी और दूसरी ओर मेरा वो दोस्त था जिस पर मुझे गर्व था, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर था। ये सब कुछ राजू की बदौलत ही था। दूसरी ओर एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं प्रेम करता था, जिसे हम सफर बनाने के सपने देख रहा था। राजू का शारीरिक घाव भर चुका था, लेकिन वो घाव जो उसके पिता ने उसके दिल पर दिया था अब तक नहीं भरा था। कान के ठीक होने के बाद वो घर लौटा। उसकी माँ ने उससे कहा, अब तुम किस मुंह से इस घर में आए हो? इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन राजू यही कह रहा था कि यदि उसके पिता उसे घर में प्रवेश करने से रोकेंगे तो वो वापस चला जाएगा, लेकिन फिलहाल वो अपने पिता का इंतजार करेगा। वो घर में घुस गया। कुछ समय बाद उसका पिता वहां आया। उसने राजू को देखा और कहा, तू बड़ा ही निर्लज्ज है, फिर लौट आया। तुम्हारा कान कट चुका है, फिर भी तुम इस घर में वापस आए। तुम्हारी जरूरत किसे है? निकल जाओ यहाँ से। वो डंडा उठाकर उसे मारने ही वाला था कि राजू ने कहा, बाबा क्यों तकलीफ उठाते हैं मुझे मारकर, क्यों परेशान होते हैं? मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ। वो चुपचाप वापस चला गया। उसके पिता ने उसे अपनी पूरी संपत्ति से बेदखल कर दिया। अब वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करने लगा। कभी कभी मुझसे मिलने यूनिवर्सिटी आ जाता था, लेकिन कृतिका के व्यवहार को देखते हुए मैंने खुद ही राजू से कहा कि यहाँ मत आया करो, कृतिका को अच्छा नहीं लगता। मैं खुद तुमसे मिलने आ जाया करूँगा। लेकिन मैं भी कम ही जा पाता था क्योंकि पढ़ाई में व्यस्त था। परीक्षा निकट थी, इसलिए मैं उसे समय नहीं दे पा रहा था। मैंने राजू को आखिरी बार अपनी शादी में देखा था। जब मेरी शादी कृतिका से हुई, राजू बहुत खुश था। वो मजदूरों की तरह मेरी शादी में काम कर रहा था। उसने तो ना तो नए कपड़े पहने थे और ना ही नए जूते। उसे किसी चीज का होश ही नहीं था। बस वो आयोजन संभाल रहा था और मेहमानों की सेवा में लगा हुआ था। शादी के बाद वो आखिरी बार मुझसे यूनिवर्सिटी के गेट पर मिलने आया था, लेकिन कृतिका से उसका सामना हो गया। कृतिका ने गुस्से में उसकी ओर देखा और कहा, दोबारा यहाँ मत आना। कितनी बार मना किया है, लेकिन तुम हम शहर का पीछा नहीं छोड़ रहे हो। जरा अपनी हालत तो देखो। मैं हैरान हूँ कि तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। मेरे अनुपस्थित रहने पर कृतिका ने उसे बहुत कुछ कह दिया, जिससे वो बेचारा वापस चला गया। फिर कृतिका ने मुझसे कहा, वो आवारा दोस्त तुमसे मिलने आया था, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया। उम्मीद है अब वो नहीं लौटेगा। मैंने राजू को कॉल किया तो उसका नंबर बंद आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ है। वो इस शहर में फिर कभी दिखाई नहीं दिया, ना ही मैं उसका कोई ठिकाना जानता था। फैक्ट्री वालों से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि वो यहाँ से चला गया है।
अब 20 दिन हो चुके हैं उसे फैक्ट्री छोड़े हुए। मैं अपनी ज़िंदगी में इस कदर व्यस्त हो गया कि मैं राजू को भूल गया। मैंने उसे पूरी तरह से भुला दिया था। उसी दिन से जब मैं जिला मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हुआ, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सपना था जो पूरा हुआ था। मैं बहुत खुश था। इस सफलता पर कृतिका भी बहुत खुश थी, लेकिन इस खुशी के मौके पर मुझे राजू बहुत याद आया। मैंने उसे खोजने की कोशिश नहीं की थी। करीब 2 साल बीत चुके थे। राजू के बारे में अब भी मुझे कुछ पता नहीं था। समय इतनी तेजी से गुजर गया कि पता ही नहीं चला। काफ़ी समय बाद मुझे खबर मिली कि राजू किसी जेल में बंद है। मेरे एक कर्मचारी ने राजू की पहचान बताई कि उसका एक कान कटा हुआ है। मैं समझ गया कि ये वही राजू है। मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी और मैं उसका सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने उसे खोजने की कोशिश तक नहीं की थी। सिर्फ 15 दिन मैंने उसे ढूंढा, लेकिन फिर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। राजू का ख्याल तक नहीं आया। लेकिन आज लंबे अरसे बाद मुझे पता चला कि वो बेचारा पिछले 10 साल से जेल में था। मैं जेल के अंदर गया, वो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 70 साल का बुजुर्ग हो, जबकि वो अभी 40 का भी नहीं हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरा यार आखिरकार आ ही गया। कई सालों बाद अपने दोस्त को देखकर मैंने राजू को गले से लगा लिया और कहा, जल्द ही मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा दूंगा। राजू मुझसे कहने लगा, हाँ यार, मैं भी अब बहुत परेशान हो चुका हूँ। बस यही दुआ करता था कि मरने से पहले तेरा दीदार हो जाए। मैंने राजू को ढांढस बंधाया और कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब सब मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं। तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे दोस्त बनकर मेरे ही घर में। मैं राजू को जेल से रिहा करवा लिया। वो चोरी के इल्जाम में बंद था। राजू ने मुझसे कहा, यार मैं उसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ बचपन में ही हम जाया करते थे। मैं राजू का इशारा समझ गया। शहर से दूर एक चट्टान थी जहाँ बैठकर हम पूरा शहर देखा करते थे। शाम को मैं राजू के साथ उस चट्टान की ओर रवाना हुआ। ये शाम का समय था, सूरज डूबने वाला था। राजू किसी बहाने से मुझसे थोड़ा दूर गया, फिर उसने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। मैं उसकी इस हरकत पर हैरान रह गया और चिल्लाकर कहा, राजू ये तुम क्या कर रहे हो? वो बोला, पिछले 10 सालों से मैं इसी इंतजार में था कि तुम्हारे सामने खुद को आग लगाऊं और अपनी जान दे दूं। तूने दोस्ती का फर्ज अदा नहीं किया जैसा करना चाहिए था। तू मुझे कैसे भुला सकता था? मैंने तो अपनी जिंदगी तेरे लिए बर्बाद कर दी थी। उसने खुद को आग लगा ली और फिर दौड़ते हुए चट्टान से नीचे कूद गया। राजू की जलती हुई लाश मेरे सामने थी और मैं कुछ नहीं कर सका। सारी जिंदगी के लिए राजू मुझे एक ऐसा दर्द दे गया जिसका मिसाल शायद ही मिले। शायद मरते दम तक ये मंजर मेरी आंखों से ओझल नहीं होगा। जब राजू जल रहा था, इस कहानी से मिलने वाली सीख ये है कि दोस्ती केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से निभाई जाती है। राजू ने अपने दोस्त के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन बदले में उपेक्षा और अकेलापन पाया। सफलता की दौड़ में अक्सर हम उन्हें भूल जाते हैं जिन्होंने हमें उस मुकाम तक सच्चे दोस्त की कद्र समय रहते करनी चाहिए, वरना पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट करके भी जरूर से जरूर बताएं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।